चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट वाज क्या था? कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट क्लास में? शील्डिंग प्रॉपर्टी थी। शील्डिंग एक फैक्टर था जो उस प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा था। प्रॉपर्टी का नाम क्या था? अरे एक बार कॉपी खोल के आकर आप 10 मिनट से बाहर बैठे थे तभी देख लेते। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम। एटम से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो वी हैव टू अप्लाई सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। यूनिट इज जूल या किलो जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, या कैलोरी, क्योंकि एनर्जी है तो ये सब एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अरे हाँ या ना, ऐसा कुछ एक रिएक्शन लिखे थे कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में आप इतना एनर्जी लगाओगे तब जाकर के उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और आपको मिलेगा कैटायन। ये है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल आई एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की, कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दोगे। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इससे निकलेगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो m प्लस एक और आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के एक और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। और ऐसे ही अब तीसरा निकालना है तो एक और आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी डेल आई एच थ्री एंड सो ऑन। जहां पे सबसे ज्यादा कौन होगा? डेल आई एच थ्री इज ग्रेटर देन डेल आई एच टू इज ग्रेटर देन डेल आई एच वन। ये भी हमने लिखा था सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में कि डेल आई एच थ्री इज ग्रेटर देन डेल आई एच टू एंड डेल आई एच वन सबसे कम होगा। देखिए, आप पहला इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकाल रहे हो, पर अगले इलेक्ट्रॉन्स आप आयन से निकाल रहे हो, विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, तो उतना आसान नहीं होगा जितना पहले था एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना। क्लियर है? उसके बाद हमने बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग। पहला फैक्टर था न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में क्या लिखा था हमने? ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द अट्रैक्शन। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, आखिरी शेल उतना ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, उतना ही मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, यानी कि ग्रेटर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। करेक्ट। सेकेंड फैक्टर था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटम जितना बड़ा होगा उसका आखिरी शेल उतना ही दूर होगा न्यूक्लियस से और उतना ही आसान होगा, यानी लेस बाउंडेड है ना, तो उतना ही आसान होगा उसको निकालना। तो ग्रेटर द साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। यही होता है हमारे पीरियड में और ये होता है हमारे ग्रुप में। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते वक्त साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? थर्ड फैक्टर वाज शील्डिंग इफेक्ट। नहीं, शील्डिंग नहीं लिखे थे, मतलब चौथा पढ़े थे। थर्ड क्या था? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन इफेक्ट की एस ऑर्बिटल थोड़ा अंदर होता है, फिर उसके बाद होता है पी ऑर्बिटल, उसके बाद होता है डी ऑर्बिटल, और सबसे आखिरी में कौन होता है उस शेल का? एफ। सब शेल्स है ना, शेल के अंदर सब शेल होते हैं ना, यानी कि थर्ड ऑर्बिट में 3s भी होगा सब ऑर्बिट, 3p भी होगा और 3d भी होगा। इनका कंपैरिजन करें तो कौन किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा? जो सबसे दूर है। न्यूक्लियस के कौन पास है? 3s, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। फिर ये सबसे कम किसका होगा? 3d। जितना ज्यादा अंदर आप रहोगे, न्यूक्लियस के पास रहोगे, उतना ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, क्योंकि वो उतना ज्यादा बाउंडेड है ना। क्लियर है? इसके बाद एक इफेक्ट देखा था हमने, शील्डिंग इफेक्ट, या इसका नाम दिया था हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसका क्या मतलब था कि आउटर इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिपेल भी कर रहे हैं। न्यूक्लियस तो सबको अट्रैक्ट करता है, बट आउटर इलेक्ट्रॉन्स को इनर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिपेल भी कर रहे हैं। ये इसको बचा रहे हैं कि तू दूर चले जा, है ना, भाग अर्जुन भाग वाला, है ना, वो उसको बचा रहे हैं ना। तो अगर इसको बचाएगा तो क्या, इसको दूर कर देगा न्यूक्लियस के इफेक्ट से। अरे हाँ ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी कि बढ़ जाएगी? कम होगी, कम एनर्जी में बाहर आ जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि जब
3d ऑर्बिटल भराती है, 3d ऑर्बिटल, तब पहले से 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और अब कॉन्स्टेंटली फिलिंग कहां हो रही है, 3d में, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, ये दूर जाते जा रहा है। समझ रहे हैं? आपका जो आखिरी शेल है वो कैसा है, उसको रिपल्शन मिल रहा है, वो दूर जाते जा रहा है, तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जा रही है। क्लियर है? तो ये 4 फैक्टर लिखे थे, आखिरी फैक्टर लिखते हैं, लिखो 5th फैक्टर, लास्ट फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, that is effect of, that is effect of, अरे पांचवा फैक्टर लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, that is effect of exactly half filled, effect of exactly half filled or completely filled orbitals, effect of exactly half filled or completely filled orbitals, effect of exactly half filled और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इनका हम डिस्कशन पहले भी किए हैं कि ये वाले कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं, तभी तो अपन क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3D 5 4s1 लिखते हैं, ना कि 3D 4 4s2। कौन सा करेक्ट है? ऊपर वाला, कायदे से नीचे वाला होना चाहिए था, ऑफ बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से कौन होना चाहिए था? नीचे वाला होना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज की सारे हाफ फिल्ड हो जाएंगे तो दैट इज अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज व्हाई 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है। याद आ रहा है? सेम चीज कॉपर में भी होती है, एटॉमिक नंबर 24 था क्रोमियम का एंड एटॉमिक नंबर 29 था कॉपर का, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी कायदे से 3d9 4s2, बट होती क्या है 3d10 4s1, बिकॉज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। समझ रहे हैं क्या? तो इसका इफेक्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पे कैसे पड़ता है वो उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि अगर कोई कंप्लीटली फिल्ड होगा या हाफ फिल्ड होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। आप समझ रहे हैं क्या? देखो, जो आदमी स्टेबल है ना, उसको मूव करना या उसको डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल है, पर जो अनस्टेबल है ना, उसको आप जल्दी डिस्टर्ब कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो वही चीज है कि ये अभी अपने स्टेबल पोजीशन पर है, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना या वहां एक इलेक्ट्रॉन बैठाना दोनों ही मुश्किल है। दोनों ही केस में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में या नए इलेक्ट्रॉन को बैठाने में। दोनों चीजें होती है ना। अभी अपन इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी की बात कर रहे हैं क्योंकि अपन मेटल की बात कर रहे हैं। जब नॉन मेटल की बात करेंगे तो उनकी तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन भी पढ़ेंगे। अभी अपन ने आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा, अगली प्रॉपर्टी में हम इलेक्ट्रॉन को बैठाएंगे, अभी हम निकाल रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी में बैठाएंगे इलेक्ट्रॉन को, गेन कराएंगे, अभी लूज करवा रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? चलिए, इसका इसमें लिखना हाइफन डाल के, if an atom contains if an atom contains if an atom contains exactly half filled or completely filled orbitals, exactly half filled or completely filled orbital, comma, then such an arrangement has क्या है उसके पास? स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लिखना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, फुल स्टॉप। Therefore the removal of an electron therefore the removal of an electron therefore the removal of an electron from such an atom removal of electron from such an atom
requires more energy than expected. Requires more energy than expected. अमन ये क्लास 11th है, क्लास 9th नहीं. Has extra stability, therefore the removal of an electron from such an atom requires more energy than expected. Example लिखते हैं. Example लिखेगा नाइट्रोजन. नाइट्रोजन ब्रैकेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या? ट्राई करो, चालू करो. 1s2 फिर 2s2 1s2 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 ना, तो 4 हो गए ना, बचे 3 ना, तो 2p3 को इस तरीके से लिखना, ध्यान देना. 2px1 2py1 2pz1 ऐसा इसलिए लिखा होगा ताकि आपको दिखे कि सब में एक एक है, हाफ फिल्ड. अरे वो 2p3 भी सही है लिखना, बट इससे आपको दिखेगा ना कि p वाला 2 का p एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है. ऑल द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड. समझे क्या? तो नाइट्रोजन के ब्रैकेट में ये लिखना. आगे बढ़े. has higher ionization enthalpy, has higher ionization enthalpy, has higher ionization enthalpy than oxygen, than oxygen. ऑक्सीजन के ब्रैकेट में उसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. क्या होगा? एक जस्ट बाद वाला तो है उसके. हाँ, किसको डबल करोगे? हाँ, 2px को डबल कर देना, यानी कि O के ब्रैकेट में 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1. समझ गए क्या? अब कायदे से अगर अपन अभी जो बात कर रहे थे कि पीरियड में, ध्यान देना इधर, पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है ना. ये अपन अभी लिखे नहीं है, बट आप लोग को मैंने बताया तो था ना. और नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. इसको लिख लेंगे अभी 2 लाइन. रीजन आप लोग पहले लिख चुके हो. न्यूक्लियर चार्ज के अंदर इसका रीजन मिल जाएगा, पीरियड वाला, और एटॉमिक साइज वाले फैक्टर के अंदर आपको ग्रुप वाला रीजन मिल जाएगा. एम आई क्लियर? है ना? तो उस हिसाब से पहले कौन आता है? नाइट्रोजन. अरे पहले नाइट्रोजन आएगा ना, फिर कौन आता है? ऑक्सीजन. तो उस हिसाब से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, बिकॉज वो बढ़ रही है ना. लेफ्ट टू राइट जाओ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है. अरे फॉलो कर रहे हैं? बट यहाँ एक्सेप्शन आ गया. क्या एक्सेप्शन आया? बिकॉज नाइट्रोजन हैव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. यही हमने लिखा है कि नाइट्रोजन जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, सॉरी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है इससे ज्यादा है. जबकि कायदे से नाइट्रोजन का कम होना चाहिए था, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था. हाँ, इसको यहां से ऐसे नहीं होगा. पीछे के देख, 1 का 2 में नहीं जंप करेगा. अपन हमेशा क्या करवा रहे थे, एकदम जस्ट एक के बाद वाला ऑर्बिटल में ही जंपिंग हो रही है. अब आप क्या कर रहे हो? 1s से 2p में जा रहे हो, यहाँ एनर्जी गैप ज्यादा है. हाँ, 2s का जंप करके जा सकता है, बट जाने का मतलब क्या होगा? क्या जाने से कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रहा है? नहीं हो रहा है. हाँ, अगर होता तो ये जंप करके चले जाता आगे, बट नहीं हो रहा है. समझ रहे हैं क्या? और 1s का नहीं जाएगा जंप करके. ठीक है, देखिए वहां एनर्जी गैप ज्यादा है ना, बीच में गिर जाएगा वो. नीचे बड़ा गड्ढा होगा तो कैसे कूदोगे? क्या करोगे? गड्ढे में गिर जाओगे बीच में? नहीं. चलो, तो क्या लिखे आप लोग? नाइट्रोजन जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है. अब इसका रीजन लिख लो, फुल स्टॉप. दिस इज बिकॉज देखो इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आप तो पीरियड में ये बोल रहे हो ना कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, तो उस हिसाब से ऑक्सीजन का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए था, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए था. बट नाइट्रोजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है. उसका रीजन अपन लिख रहे हैं. दिस इज बिकॉज N contains, N बोले तो नाइट्रोजन, N कैपिटल N लिखना है ना. N contains exactly half filled p orbitals. N contains exactly
half filled p orbitals which gives extra stability to it, which gives extra stability to it. Which gives extra stability to it. ठीक है, समझ आया क्या? इसलिए उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है। एक एग्जांपल और लिखो। चलो आप लोग बताना मुझे, फास्फोरस और सल्फर में किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो। फास्फोरस एंड सल्फर, ये 15वां नंबर का एलिमेंट है और ये 16वां है ना। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, देखो सबसे पहले 1 का s भर आता है, 1v है ना। 1 के पास सिर्फ s ही है तो वो भर गया पूरा। अब फिर बारी आती है 2 की, 2 के पास s भी है p भी है, तो पहले 2 का s भरा गया और फिर 2 के p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6 और 4 10, कितने बचे? 5 और बचे। तो अगला जाता है 3 का s में 2 और फिर 3 के px में 1, 3 के py में 1 और 3 के pz में 1, हो गए 15। जैसे अपन ने नाइट्रोजन को एक्सपैंड किया ना, वैसे ही मैंने यहाँ पे फास्फोरस को एक्सपैंड किया है। दिख रहा है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। और वही सल्फर में करो तो यहाँ पे 3px2 आ जाएगा। तो अगेन किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा? फास्फोरस का। रीजन सेम अगेन, ठीक है ना। देखो ये इन 6 एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, एक ही पीरियड के हैं सारे। तो आप देख रहे हो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे आपको दिखाओ कुछ अजीब सा, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, फिर ये बढ़ा फिर ये घट गया। तो ये तो इसका रीजन तो अभी अपन ने लिखा है ना, इसका भी सेम रीजन होगा। आप ड्रॉ करके देखना, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? सेम चीज सेकेंड पीरियड में फास्फोरस जो कि नाइट्रोजन के नीचे होता है और सल्फर जो कि ऑक्सीजन के नीचे होता है, यहां भी सेम चीज होगी। हाँ, उनमें इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा जहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेगा नहीं बाहर। ठीक है, हाँ हाँ सेम आप लिख के देखो ना, कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, पूछ रहे। चलो ये आपका हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो दोनों चीजें भी लिख लेते हैं, वेरिएशन एक बार वो भी लिख लेते हैं, हिंट डालेंगे। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। ऑलरेडी अपन उसको न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज के अंदर लिख चुके हैं, बट ऐसा लिखे नहीं थे कि पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा, तो उसको अलग से लिख लेते हैं। रीजन नहीं लिखवाऊंगा ना। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। 2 पॉइंट लिखेंगे, एक ग्रुप के लिए टॉप टू बॉटम और एक पीरियड के लिए लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखना, as we move from left to right in a period, as we move from left to right in a period, as we move from left to right in a period, the ionization enthalpy, the ionization enthalpy क्या लिखेंगे? increases, increases. Ionization enthalpy increases with increasing atomic number, with increasing atomic number, with increasing atomic number. अब इसका रीजन आपको कहां मिलेगा पता है? वो फैक्टर्स अफेक्टिंग के न्यूक्लियर चार्ज के अंदर। सुन रहे हैं क्या? क्योंकि देखो एक पीरियड में शेल सबके पास बराबर है, सबके पास बराबर शेल होते हैं एक पीरियड में, बस फर्क क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ता है। साइज कम हो रहा है ना, साइज कम होगा तो आखिरी शेल और पास आता जाएगा, पास आता जा रहा है तो बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी।
तो उतना ही मुश्किल होगा निकालना उसको, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? एक्सेप्शन हमने लिख लिए हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस सल्फर का, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट, ग्रुप के बारे में लिखेंगे। ग्रुप के बारे में, हाँ, द आयनाइजेशन एंथैल्पी, द आयनाइजेशन एंथैल्पी keep on decreasing, keep on decreasing, ionization enthalpy keep on decreasing regularly, keep on decreasing regularly as we move down a group, as we move down a group from, down a group from one element to other, from one element to other, from one element to other, ठीक है। यानी कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन एलिमेंट निकाल के देगा? ग्रुप में कौन सा? सबसे नीचे वाला। अगर पूरे टेबल की बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप का, क्योंकि देखो टेबल में सबसे फर्स्ट पीरियड में जो है या फर्स्ट ग्रुप में जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो, बढ़ रही है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी, और नीचे आओगे तो ये घट रही है। तो एक अच्छा मेटल वो होगा जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तभी तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। अगर उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो वो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पा रहा है, तो फिर कैसा मेटल हुआ वो? मेटल का डेफिनेशन आप लोग माइंड में रखना, क्या होता है मेटल? मेटल्स आर द एलिमेंट विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन वही जल्दी लूज करेगा जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ज्यादा नहीं। ज्यादा होगी तो फिर मुश्किल होगी ना निकालने में, फिर वो तो नॉन मेटल हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है आपका सीशियम। कौन होता है? सीशियम। हालांकि सीशियम के नीचे फ्रांशियम भी है जिसका साइज सीशियम से भी ज्यादा है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उससे भी कम होगी। बट जस्ट बिकॉज फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, डिकम्पोज होता रहता है, अनस्टेबल टाइप का एलिमेंट है, इसलिए अपन सीशियम को मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं हमारे पूरे टेबल का। समझ रहे ना? देखिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, यानी सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो एक लाइन इसके लिए लिखना नीचे थर्ड पॉइंट बना करके, सीशियम, CS, सीशियम लिखना, CESIUM, CESIUM, ब्रैकेट में उसका सिंबल CS। Cesium is the most electropositive element. Cesium is the most electropositive element since it has the lowest, since it has the lowest, since it has the lowest first ionization enthalpy, lowest first ionization enthalpy। फर्स्ट मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होती है उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी हमारी हो गई है, एटॉमिक साइज एंड सेकंड आज लास्ट क्लास में पढ़े थे दैट वाज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, चलिए थर्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगेन ये भी एक तरह की एनर्जी है, बट ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन गेन वाली एनर्जी है। वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर लगानी पड़ रही थी, बट अब क्या करेंगे पता है? यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बैठेगा ना तो ये रिलीज करके बैठता है। क्यों रिलीज करके बैठेगा? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर था, आजाद था, फ्री था, तब उसकी एनर्जी ज्यादा थी, पर जब वो एटम में बैठा तो अब तो वो बाउंडेड हो गया ना, तो जब वो बैठेगा तो उसकी एनर्जी कम होती है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बाहर था तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करते हुए बैठता है। समझ रहे हैं क्या? मतलब अगर मेरे पास एनर्जी ज्यादा है तो वो लूज करके मैं बैठूंगा, क्योंकि वहां पे बैठने के लिए एनर्जी उतनी नहीं चाहिए। कितनी? हाँ, मतलब जब वो उस शेल में जाके बैठ रहा है तो उसकी एनर्जी शेल से मैच करनी चाहिए, पर वो बाहर था तो एनर्जी ज्यादा थी, तो जब बैठेगा तो एक्सेस एनर्जी को वो लूज करके बैठेगा, यानी कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा बैठते वक्त। और अभी क्या हो रहा था? निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही थी,
तो वहां पे अपन डेफिनेशन क्या लिखे थे कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बट यहां पे क्या होगा, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखेंगे डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of an element, electron gain enthalpy of an element may be defined as the energy released, may be defined as the energy released when a neutral isolated, defined as the energy released when a neutral isolated gaseous atom, ये वहां भी यही सब लिखे थे ना, बस रिलीज की जगह वहां रिक्वायर्ड था और लॉस की जगह अब गेन आएगा। सुन रहे हैं क्या, वहां इलेक्ट्रॉन निकालना था, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठाना है। तो क्या लिखे, व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, गैसियस एटम एक्सेप्ट्स, अरे एक्सेप्ट करेगा भाई, एक्सेप्ट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ऐसा करके वो क्या बन जाएगा, तो क्या क्या बोलते हैं अपन, एनायन। वहां क्या टाइम लिखे थे, अरे वो डेफिनेशन को कंपेयर करो, क्या लिखे, एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द गैसियस नेगेटिव आयन, टू फॉर्म द गैसियस नेगेटिव आयन, दैट इज एनायन। लिख लो, गैसियस एनायन या गैसियस नेगेटिव आयन, जिसको अपन एनायन बोलते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में इट इज डिनोटेड बाय, उसको किससे डिनोट कर रहे थे, डेल आई एच लिखे थे ना वहां पे, क्योंकि वो आयनाइजेशन था, तो इसके लिखना इट इज डिनोटेड बाय डेल EgH, Eg स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन गेन, H का मतलब तो मैंने आपको बताया था, H का मतलब एंथैल्पी होता है, तो वहां पे डेल IH था, यहाँ पे डेल EgH है, दोनों एनर्जी है तो यूनिट भी सेम होगा ना, जूल, किलो जूल, कैलोरी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, चलो उसको भी, तो M ले लेते हैं, है ना, और अगेन क्या हो गया, गैसियस। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन को बैठाना है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन, वहां क्या किए थे, ध्यान देना, M गैसियस में हमने एनर्जी लगाई थी ताकि एक इलेक्ट्रॉन निकल सके और कैटायन बन सके, याद है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे तो क्या बन जाएगा, एनायन। एनर्जी यहां मत लिखना क्योंकि एनर्जी दिए नहीं है, एनर्जी तो निकल रही है, वही एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में इट इज एब्सॉर्ब्ड, एक्सोथर्मिक में इट इज रिलीज्ड, पढ़ते थे ना 10th में, एंडोथर्मिक में हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड एक्सोथर्मिक में हीट इज रिलीज्ड। अब देखो एनर्जी तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती ना, एनर्जी तो एनर्जी है, ठीक है, बस हम अपने कन्वेंशन के लिए जो देते हैं एनर्जी रिएक्टेंट को, उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, और जो निकल रही है उसको नेगेटिव बोल देते हैं, यही बस मीनिंग है। नेगेटिव एनर्जी कैसे हो सकती है, या तो एनर्जी होगी या तो नहीं होगी, नेगेटिव क्या होती है, तो नेगेटिव का मतलब बस ये कि वो एनर्जी रिलीज हुई है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि बस आपने लिख दिया कि भाई 500 जूल एनर्जी है। अब ये आपने अगर पॉजिटिव लिखा तो हमको समझ में आया था कि वो एब्सॉर्ब हुई है, वही अगर आपने -500 लिखा तो हम समझ जाते कि ये निकली है, रिलीज हुई है। तो जनरली हम एक्सोथर्मिक के लिए डेल एच को नेगेटिव लिखते हैं और एंडोथर्मिक के लिए डेल एच को पॉजिटिव, बस इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एब्सॉर्प्शन एंड रिलीजिंग। नेगेटिव का बस यही मीनिंग है, पॉजिटिव लिखा हुआ है मतलब द रिएक्टेंट हैज एब्सॉर्ब्ड द हीट, है ना, एब्सॉर्ब द एनर्जी, एंड नेगेटिव मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ वो एनर्जी रिलीज हुई, दैट्स इट। नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होती है ना, ठीक है। तो ये वाला लिख लो, ऊपर वाला, नीचे वाला मत लिखना, नीचे वाला ये पिछला वाला है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का है वो, सिर्फ ऊपर वाला लिखना, डेल EgH, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, greater the amount of energy released, greater the
amount of energy released, greater the amount of energy released, higher is the electron gain enthalpy. Higher is the electron gain enthalpy. Higher is the electron gain enthalpy. Full stop. In other words, electron gain enthalpy of an element, in other words, electron gain enthalpy of an element is a measure of firmness, FIRMNESS. फर्मनेस मतलब कितना टाइटली इलेक्ट्रॉन बैठा है. फर्मनेस और स्ट्रेंथ विथ विच, firmness or strength is a measure of the firmness or strength with which an extra electron is bound to it. Firmness or strength with which an extra electron is bound to it. कहने का मतलब ऐसा समझना, एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जब बैठा, सुन रहे हैं क्या? एक एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन बैठा तो एनर्जी रिलीज हुई 50 जूल, और दूसरे में बैठा तो एनर्जी रिलीज हुई 100 जूल. तो सेकंड वाले की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, तो उसकी फर्मनेस ज्यादा होगी, वो ज्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा या बैठा होगा उस आखिरी वाले शेल में. ठीक है, ये हमने अभी इस लाइन को लिखा है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ में बनाना. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट, देखना भाई, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट, depending upon the nature of element, the process of adding an electron, इसको समझ के लिखना जो लिख रहे हो ना, depending upon the nature of the element, element मतलब वो element metal है कि non metal है. The process of adding an electron can be either exothermic or endothermic. The process of adding an electron can be either exothermic or endothermic. समझ रहे हैं क्या? अब मुझे बताना आप लोग सोच के कि किसमें एंडोथर्मिक होगा और किसमें एक्सोथर्मिक. एक इलेक्ट्रॉन को बैठाना है, किस टाइप के एलिमेंट में वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा बैठाने का, और किसमें एक्सोथर्मिक होगा प्रोसेस बैठाने का. क्वेश्चन समझे क्या? मतलब मेरे पास मेटल भी है, मेरे पास नॉन मेटल भी है. ये मेटल में इलेक्ट्रॉन बैठाना चाह रहा हूं मैं, और एक नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन बैठाना चाह रहा हूं. मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा और कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा. नॉन मेटल वाला एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसकी तो टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन, वो तो बैठा ही है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन, उसकी तो टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन को बैठाने की, तो वो इलेक्ट्रॉन को आराम से बैठाएगा और उसकी बची हुई एनर्जी को छोड़ देगा कि तेरे को इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, जाने दे, अपना इतने में काम हो जाएगा. समझ रहे हैं क्या? पर अगर एक मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन को बैठाना चाहे जिसकी टेंडेंसी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उसकी टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की थी, उसको अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन बैठाओगे तो वो रेजिस्ट करेगा. समझ रहे हैं क्या? तो वहां बैठाने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ जाएगी. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वहां इलेक्ट्रॉन बैठाने के लिए एनर्जी देनी पड़ जाएगी. तो इसका प्रोसेस होगा एंडो और इसका होगा एक्सो. क्लियर है? हाँ, ठीक है. चलो नीचे लिखना. फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट, for majority of the elements, for majority of the elements energy is released, ये हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं ना. for majority of the elements energy is released when an electron is added. Energy is released when an electron is added.
full stop. For such elements, delta HEG is equals to negative. For such elements, delta EG of H is negative. लिखे तो यही है ना, भूला बस अलग अलग है तुमने। तो लिखा तो EG बीच में ही है ना, बाद में लिखा है? नहीं नहीं, बीच में लिखा, क्योंकि देखो दोनों में डेल एच तो कॉमन है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल में डेल एच कॉमन है, इसमें भी डेल एच लिखा हुआ है, बस ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है, आई की जगह EG आ गया। ठीक है, तो सिंबल यही रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखे, डेल्टा EG क्या होगा इनके लिए, नेगेटिव। एग्जांपल लिखना, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर हैलोजेंस इज highly negative. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर हैलोजेंस इज हाईली नेगेटिव। कोई बताएगा कि हाईली नेगेटिव क्यों है? अरे भाई गेन कर रहे हैं तभी तो नेगेटिव आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी बोल रहे हैं अपन। उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए, हाँ है ना, वो तो जस्ट बगल में है ना नोबल गैस के, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो नोबल गैस जैसे बन जाएंगे, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो इसलिए ये सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के। उसमें भी सबसे कौन ज्यादा होगा, फ्लोरीन। जैसे सीशियम था ना, इधर मेटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन था, सीशियम, वैसे यहां पे कौन होगा, फ्लोरीन। ठीक है, ओके, नीचे लिखेंगे क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर हैलोजन इज हाईली नेगेटिव बिकॉज दे कैन एक्वायर the nearest noble gas configuration by accepting an electron. अब वही अगर हम बात करेंगे नोबल गैस की, आप कोशिश करो नोबल गैस को एक इलेक्ट्रॉन देने की, नहीं लेंगे क्योंकि उनको तो स्टेबल है ना कॉन्फ़िगरेशन, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। आपको अगर बैठाना ही है, जबरदस्ती कर रहे हो अगर उसके साथ, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आयनाइजेशन की एंथैल्पी क्या होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन लिखना, इन इन नोबल गैसेस, या नोबल गैसेस हैव, इन मत लिखो, नोबल गैसेस हैव large positive electron gain enthalpies या del EGH, large positive del EGH। ठीक है, because they are already in a stable configuration, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वो अनस्टेबल नहीं होना चाहेंगे, पर तब भी अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं इलेक्ट्रॉन बैठाना ही है, तो यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, यानी कि इसका डेल EGH क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सब डालना, सक्सेसिव डेल EGH, वहां भी लिखे थे ना सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल IH1, डेल IH2, डेल IH3, वैसे ये क्या होगा, सक्सेसिव डेल EGH, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वहां याद है ना आपको, अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन निकालना था तो एक के बाद एक आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी, यहां भी तो ऐसे होगा। ऑक्साइड कैसे बनता है, O2 नेगेटिव कैसे बना होगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो पहला इलेक्ट्रॉन बैठाए होगे तब एनर्जी रिलीज हुई होगी, अब फिर दूसरा बैठाओगे तो अब क्या होगा, जैसे वहां भी अपन बात कर रहे थे ना कि पहला इलेक्ट्रॉन तो आपने एटम से निकाला था तो वो आसान था निकालना, पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आप किससे निकाल रहे थे, एक कैट आयन से,
तो वो मुश्किल हो गया था ना, डेल आई एच टू वॉज ग्रेटर देन डेल आई एच वन, रिमेंबर। वैसे यहां पे क्या होगा, जब ऑक्सीजन पे पहला इलेक्ट्रॉन बैठाओगे तो ओ नेगेटिव तो आसानी से बनेगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। आप इस तरीके से इसको ऐसे लिखो, या फिर डेल EGH को नेगेटिव वैल्यू लिखो, एक ही मतलब है दोनों का, रिलीज का मतलब यही होता है प्रोडक्ट साइड में लिखना। या फिर आप ऐसे लिखो या कॉमा लिख के ऐसा लिखो, दोनों चीज सेम है, पर दोनों मत लिखना। समझ रहे हैं क्या? आपने प्रोडक्ट के साथ हीट लिख दिया मतलब हीट इज रिलीज्ड, और अगर आप ये नहीं लिख रहे हो ये वाला पार्ट, तो आप ऐसे कॉमा दे करके भी साइड में ऐसा लिखोगे तो भी वही वही मतलब है। मैं क्लियर? अब अगर आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को बैठाना चाहोगे, वो भी एक एन आयन में, तो एन आयन तो खुद नेगेटिव है, तो क्या होगा, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या खींच के अपने पास बैठा लेगा जल्दी से? वो तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा ना भाई। तो अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो अब इसका जो डेल EGH है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझे क्या? तो उसी को लिख रहे हैं अपन, कहीं डाल दिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइफन डाल के लिखना। आफ्टर द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, after the addition of one electron, after the addition of one electron, the atom becomes negatively charged. सही है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद तो एटम नेगेटिव एनायन बन जाएगा ना। After the addition of one electron, the atom becomes negatively charged, and the second electron is to be added, and the second electron is to be added to a anion, to a anion. Second electron is to be added to a anion. पहला इलेक्ट्रॉन एटम में जुड़ा था, पर दूसरा इलेक्ट्रॉन एनायन में जुड़ रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप। एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन is opposed by, addition of second electron is opposed by इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। सही लिख रहे हैं? दूसरा इलेक्ट्रॉन बैठेगा तो ओ नेगेटिव उसको आसानी से बैठने नहीं देगा, रिपेल करेगा। इज अपोज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। Hence the energy has to be supplied, hence the energy has to be supplied, hence the energy has to be supplied for the addition of second electron. Hence the energy has to be supplied for addition of second electron. In other words, second electron gain enthalpy, second electron gain enthalpy of an element is positive. In other words, second electron gain enthalpy, second electron gain enthalpy of an element is positive. सही लिखे? पहली वाली नेगेटिव है और दूसरी वाली पॉजिटिव। ठीक है? In other words, second electron gain enthalpy, del EGH भी लिख सकते थे ना, del EGH is positive. सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है? तो एग्जांपल लिखना नीचे, एक रिएक्शन लिख लो डायरेक्टली। लिखो रिएक्टेंट हमारा O है, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन बैठा रहे हैं, O गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या मिलेगा? O नेगेटिव, कॉमा देके लिखो वैल्यू डेल EGH1 इज इक्वल्स टू, लिखिए वैल्यू माइनस 141 किलो जूल पर मोल, माइनस 141 किलो जूल पर मोल। अब इस लाइन का मीनिंग समझना। ठीक है? आपके पास एक मोल ऑक्सीजन एटम है, सुन रहे हैं? एक मोल ऑक्सीजन एटम मतलब आपके पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम है, करेक्ट? उसमें आप उतने ही इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना,
तो जब आप उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड करोगे, सबको एक एक मिल जाएगा और सब ये बन जाएंगे। ये रहा 1 मोल ऑक्सीजन एनायन, और अभी सिंगल है, ओ नेगेटिव है, और इतनी एनर्जी रिलीज होगी, 144 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। पर मोल लिखा है ना, मैं पर मोल का मीनिंग आपको बता रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है ये पूरा 1 मोल के लिए लिखा हुआ है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये 1 एटम नहीं है, ये 1 मोल ऑफ एटम है। ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 मोल ऑफ ओ नेगेटिव बना है, तब जाके 141 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है। माइनस साइन का मतलब रिलीज हुई है, माइनस 141 रिलीज हुई है मत बोलना, 141 रिलीज हुई है। माइनस का मतलब ही रिलीज है, और प्लस का मतलब सप्लाइड है, एब्सॉर्ब्ड है। एम आई क्लियर? मैंने बता चुका है नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब, है ना? तो इसलिए माइनस 141 किलो जूल रिलीज हुई है मत बोलना, माइनस तो लगा दिया ना, फिर रिलीज क्यों बोल रहे हो? अगर आपको रिलीज बोलना है तो क्या बोलोगे? 141 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है। क्लियर है? चलिए अगला रिएक्शन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है ना, ऑक्साइड बनता है ये O2 नेगेटिव, ले आओ उसको नीचे, एक इलेक्ट्रॉन बैठा दो, और देखो O नेगेटिव आपने लिखा ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन किस पे बैठता है? नेगेटिव आयन के ऊपर, प्लस इलेक्ट्रॉन तो बन जाएगा O2 नेगेटिव, बना। अब डेल EgH2 कॉमा देखिए, डेल EgH2, डेल EgH2, हाँ लिखेंगे वैल्यू, हाँ नहीं नहीं माइनस क्यों होगा, प्लस होगा। अब तो अभी तो लिखे इतना बड़ा पैराग्राफ, क्यों लिखे इतना बड़ा, काट दे पूरा पैराग्राफ। तो मतलब ही नहीं समझ में आया तो क्या मतलब लिखने का? देखिए प्लस 780 किलो जूल पर मोल, प्लस डेल EgH2 प्लस 780 किलो जूल पर मोल, समझ आएगा? हाँ देखो इसको एक और तरीका लिखने का, और ये सेम है जो मैंने लिखा है, ठीक है? ये और ये सेम है, क्लियर है? हाँ, यहाँ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी इज सप्लाइड टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू एन एनायन, और यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है और ये आइसोलेटेड गैसियस आयन है, ठीक है? चलिए लिख रहे दोनों रिएक्शन, ठीक है ना? ओके चलिए इसका वेरिएशन लिखते हैं और इसका भी वो फैक्टर्स लिखते हैं। पहले लिखेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, factors affecting electron gain enthalpy, factors affecting electron gain enthalpy। फर्स्ट पॉइंट लिखना, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो ये कैसा होना चाहिए इसका वेरिएशन, डेल EgH का डिक्रीज, या फिर अपन नेगेटिव पॉजिटिव के टर्म्स में बात करें तो देखो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आखिरी शेल न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहा है। अब आप ऐसे समझो, सुनो, जब जैसे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा था जल्दी, तभी तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि वो उसको बाउंड करके रखा था। अब अगर इलेक्ट्रॉन आना चाह रहे तो न्यूक्लियस को खींच के जल्दी बैठा नहीं लेगा, पॉजिटिव चार्ज है ना भाई न्यूक्लियस, तो अभी वो उसको जाने नहीं दे रहा था, पर आ रहा है तो बैठा तो लेगा जल्दी। तो जितना जल्दी बैठाया उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि उतना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। तो इसमें वो आउटर इलेक्ट्रॉन से, हाँ नहीं, बट इसके कारण जो फोर्स लग रहा है ना, वो तभी तो अपन बोल रहे हैं साइज छोटा रहेगा तो आसानी से बैठेगा, दूर रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम है ना, तब आपका वो रिपल्शन वाला काम आएगा। समझ रहे ना? साइज जितना छोटा होगा एटम का उतना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन को बैठने में बाय अट्रैक्टिंग। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, as the size of atom increases,
as the size of atom increases, comma, the distance between the nucleus ये इंक्रीज वाले की बात कर रहे हैं अपन, है ना, इसका जस्ट उल्टा डिक्रीज में हो जाएगा जो अपन अभी लिख रहे हैं. The distance between the nucleus and the last shell, the distance between the nucleus and the last shell increases. यहां तक जो लिखे समझ में आया? साइज बढ़ेगा तो आखिरी शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जाएगा. तो अब न्यूक्लियस हेल्प नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को बैठाने में, क्योंकि बहुत दूर हो गया ना आखिरी वाला शेल. तो तू अपने मर्जी से बैठ जा. तो बैठेगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि वो अपने से ही बैठ रहा है. पर अगर छोटा होता ना तो न्यूक्लियस भी उसको हेल्प करता खींच के बैठाने में, तो उस समय वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता. Am I clear? तो अभी कम नेगेटिव एनर्जी रिलीज करेगा. ओके, क्या लिख रहे हैं? लास्ट शेल increases, full stop. As a result, the force of attraction, between the nucleus and the incoming electron, as a result, the force of attraction between the nucleus and the incoming electron, क्या लिखे? इंक्रीजेस की डिक्रीजेस? तो समझ के लिखो, पूरा पढ़ के लिखो ना. क्या आएगा वर्ड? ठीक है, क्योंकि दूर है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, डिक्रीजेस. एंड हेंस बार बार इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मत लिखो. हेंस डेल EGH becomes less negative. Becomes less negative. किसके बाद? Del EGH becomes less negative. इसका जस्ट उल्टा बात करते हैं, ठीक है? कि साइज अगर, एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होता, अभी हमने इंक्रीज के लिए पॉइंट लिख लिया है, सुन रहे क्या? अभी आपने क्या लिखा, पहले वो लिखते चलो, फिर बाद में डिक्रीज वाला लिखते हैं. आपने क्या लिखा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आखिरी शेल का, लास्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन कम होगा. किसका? न्यूक्लियस का. और आने वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए डेल EGH लेस नेगेटिव होगा. ठीक है, अब इसका उल्टा पॉइंट, एटॉमिक साइज घटेगा तो ये जो न्यूक्लियस और लास्ट शेल का डिस्टेंस है वो कम होगा, उससे अट्रैक्शन बढ़ेगा और डेल EGH सॉरी नेगेटिव तो अभी भी होगा, पॉजिटिव कैसे होगा? मोर नेगेटिव होगा. ये तो यहां पे अपन ना इंक्रीजेस डिक्रीजेस ना करके, अभी तक अपन एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी को इंक्रीज डिक्रीज बोलते थे ना पीरियड में और ग्रुप में. यहाँ पे अपन लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव बोलेंगे. समझ रहे हैं क्या? वहां पर इंक्रीज डिक्रीज बोलते थे, यहाँ पे लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव बोलेंगे. क्लियर है? तो अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वो लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ जा रहा है. क्या बोलते हैं? क्योंकि लास्ट में नॉन मेटल्स हैं, वो तो बहुत आसानी से बैठा लेंगे ना इलेक्ट्रॉन को. आसानी से बैठाए मतलब ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी. एम आई क्लियर? पर यही अगर अपन ऊपर से नीचे आते तो साइज बढ़ रहा है, तो फिर ये वाला काम होगा. तो ऊपर वाले का सबसे ज्यादा नेगेटिव, जैसे नीचे आते जाओगे लेस नेगेटिव होता जाएगा. इंक्रीज डिक्रीज ना करके लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव बोलेंगे. एम आई क्लियर? और जहां अपन को जरूरत पड़ेगी अपन पॉजिटिव भी बोल सकते हैं. कहां? नोबल गैस की तरफ. ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव थी, अभी अपन ने देखा. ठीक है, चलिए तो एटॉमिक साइज का लिख लिए. सेकंड फैक्टर लिखेंगे न्यूक्लियर चार्ज. कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा न्यूक्लियर चार्ज का? न्यूक्लियर चार्ज सोचो जल्दी से, 2 मिनट लेकर के सोचो, न्यूक्लियर चार्ज से क्या होगा? हाँ, मोर नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना. अब आप ये समझो कि पीरियड में सबके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है ना. देखो, लिथियम के पास भी 2 शेल है, बेरिलियम के पास भी 2 शेल है, बोरॉन के पास भी 2 शेल है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबके पास 2-2 शेल है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9। समझे क्या? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा टुवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो और आसानी से बैठेगा, आसानी से बैठेगा मतलब मोर नेगेटिव एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो ये वाले होंगे लेस नेगेटिव और ये वाले होंगे मोर नेगेटिव। ये तो अभी अपन बात किए थे ना, लेफ्ट टू राइट आएंगे तो लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे लिखेंगे ना इसमें, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, as the nuclear charge increases, as the nuclear charge increases, क्या बढ़ेगा? कहां आयनाइजेशन एंथैल्पी में आ गया भाई? उसके बीच में पहले एक और पॉइंट तो बताओ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हुआ? वो सबसे आखिरी पॉइंट बोल दिया आपने, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे? कॉमा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन as the nuclear charge increases, comma, the force of attraction, क्या आगे क्या लिखा? अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, किसके बीच में, कुछ तो लिखोगे। तो ये मन में नहीं लिखना ना, ये कॉपी में लिखना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, अरे किसके किसके बीच में? अट्रैक्शन दो के बीच में होगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आगे क्या आएगा वर्ड? बिटवीन, किसका किसका? न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, नहीं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या? इंक्रीजेस। समझे? अब अपना वो इलेक्ट्रॉन गेन वाला लेके आओ, है ना, वो तो लास्ट पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रॉन गेन, कि ऐसा करने से ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। समझे क्या? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाए तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हुई। तो लिख लो लास्ट पॉइंट भी, एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। समझ गए ना? तीन चीज लिखे हैं अपन यहां पर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी, यानी कि ज्यादा आसानी से बैठा है, यानी कि ज्यादा फर्मली बैठा है, फर्मनेस, स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है। ठीक है, ओके। वेरिएशन लिख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ डेल ईजीएच इन पीरियोडिक टेबल, वही दो पॉइंट लिखेंगे, वेरिएशन ऑफ डेल ईजीएच, वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। अरे ग्रुप और पीरियड में लिखते हैं ना हर बार, कि ग्रुप में क्या होगा, पीरियड में क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, हाँ फर्स्ट पॉइंट, इन जनरल the electron gain enthalpy becomes, in general the electron gain enthalpy, in general the electron gain enthalpy becomes less negative in going from top to bottom in a group, in going from top to bottom in a group, in going from top to bottom in a group। ठीक है, होना भी चाहिए ना। आप इस तरफ इमेजिन कर लेना, यहाँ नॉन मेटल्स हैं, और आपको याद है ना, हमने लिखा था कि पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। तो अगर अपन एक पीरियड, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव, उसके नीचे वाला थोड़ा कम नेगेटिव, नीचे वाला और कम नेगेटिव, फिर और कम नेगेटिव, नीचे मेटल्स आ गए, तो इसका तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, मेटल का गेन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, पर कैसे? एनर्जी देने के बाद, इसलिए पॉजिटिव हो गई। तो हाई नेगेटिव से कम नेगेटिव होते 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 वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, क्योंकि नॉन मेटल से मेटल है। Am I clear? ठीक है, ओके। तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एंड मोर नेगेटिव इन गोइंग, and more negative in going
and more negative in going from left to right in a period. More negative in going left to right in a period. Left to right in a period. क्योंकि लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो मेटल तो लेस नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि गेन किए भी तो बहुत मुश्किल से करेंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या तो कम नेगेटिव होंगे। पर जैसे जैसे हम पीरियड में राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां तो नॉन मेटल है जो कि आसानी से गेन करते हैं, तो उनका ज्यादा नेगेटिव होगा। समझ में आ गया ना? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है ना? तो दोनों केस में यहां वाला ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, इधर से जा रहे हो तो लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो लेस नेगेटिव से सॉरी मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ज्यादा नेगेटिव तो यही हुए ना ऊपर वाले। तो 17वें वाले जो होते हैं सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक होते हैं। समझ रहे हैं क्या? उसमें भी फ्लोरीन और क्लोरीन में अपन कंपैरिजन करने वाले हैं अभी अपन। देखो, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है, वो होता है क्लोरीन का। उसका रीजन अपन लिखेंगे अभी। ये जनरल पॉइंट समझ में आ गया ना? कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, जैसे वहां पे भी नहीं था नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर, हाँ बोरॉन बेरिलियम, हाँ ना एक्सेप्शन वहां पे भी, वैसे यहाँ पे भी होगा कुछ एक्सेप्शन, जिससे फ्लोरीन भले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है पूरे पीरियोडिक टेबल में? क्लोरीन की। पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन बैठा रहा है। उसका कारण है उसका साइज बड़ा है। आप सोचो फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा है कि नहीं? और अभी अपन ने बात की ना कि साइज, देखो साइज के अलावा एक और फैक्टर है, उसके पास डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल नहीं है फ्लोरीन के पास। उसका रीजन अपन अभी लिखते हैं, चलो नीचे लिखना। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, ये अपन ने जनरल पॉइंट लिखा है कि जनरली ऐसा होता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, वो सेकंड पॉइंट में लिख रहे हैं, लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज of some of the elements, the electron gain enthalpies of some of the elements, the electron gain enthalpies of some of the elements of second period that is O and F। ये सेकेंड पीरियड गया ना, फर्स्ट पीरियड में तो दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। Elements of second period that is O and F are however less negative than the corresponding element O के नीचे कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं, वो तो नाइट्रोजन के नीचे है, सल्फर। अरे 8 के बाद 8 ऐड करो 16 आएगा ना, 16 किसका नंबर है? सल्फर। और F के नीचे कौन है? वाह, क्लोरीन। अरे हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन ही होगा ना, हाइड्रोजन के नीचे नोबल गैस थोड़ी ना होगी, ऐसी बात कर रहे हो? अरे समझे कि नहीं क्या बोल रहे हैं अपन? हम बात कर रहे हैं, देखो इन जनरल हमने क्या पॉइंट लिखा कि ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इट बिकम्स लेस नेगेटिव, यानी कि उस हिसाब से फ्लोरीन शुड बी मोर नेगेटिव या फ्लोरीन शुड रिलीज मोर एनर्जी देन क्लोरीन, हाँ या ना? इन द सेम वे ऑक्सीजन शुड रिलीज मोर एनर्जी देन सल्फर, बट ऐसा है नहीं, है ना? इनके अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो देखो फ्लोरीन की वैल्यू होती है -328 और क्लोरीन की होती है -349। इसका ज्यादा नेगेटिव हुआ, क्लोरीन इज मोर नेगेटिव। समझ रहे हैं? जबकि हमने ऊपर पॉइंट क्या लिखा है, इन जनरल डाउन द ग्रुप ये लेस नेगेटिव होते जाता है, बट यहां ये एक्सेप्शन है सेकेंड और थर्ड पीरियड के बीच में। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है और ये उनके करस्पॉन्डिंग थर्ड एलिमेंट के एलिमेंट्स है। ठीक है, हाँ तो उसका रीजन लिख रहे हैं, चलो क्या लिखे? आर लेस नेगेटिव देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखो S and Cl ब्रैकेट क्लोज of the third period ठीक है, लिखिए इसका रीजन, नीचे रीजन लिखना। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट
This is due to the fact that the elements of second period, this is due to the fact that the elements of second period have smallest atomic size, have smallest atomic size. सही लिखा है? हर ग्रुप का जो सबसे पहला मेंबर है वो सबसे छोटा है कि नहीं? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आओगे शेल बढ़ते जा रहा है, तो जैसे जैसे नीचे आओगे साइज बढ़ता जाएगा, यानी कि अपने ग्रुप का सबसे छोटा एलिमेंट सबसे टॉप वाला ही है. क्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन इट्स ग्रुप, ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन इट्स ग्रुप. समझ गया क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, ओके. तो एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज अमंग्स द एलिमेंट इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स. Elements of second period have smallest atomic size amongst the elements in their respective groups. ठीक है, full stop. As a result, there are electron repulsions. As a result, there are electron repulsions. हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन repulsions within the atom itself. As a result, क्योंकि पास आ गए ना, तो इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल, भले न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट भी कर रहा है पास आने के कारण, बट इलेक्ट्रॉन भी पास में है. एक दो शेल है यहाँ पे, फर्स्ट शेल में 2 है, दूसरे शेल में 7 है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर रहे हैं क्योंकि पास होने के कारण. तो एज अ रिजल्ट there are considerable electron repulsion within the atom itself, and hence the additional electron is not accepted with the same ease उतना आसानी से नहीं, ease, same ease as is the case with remaining elements in the same group. As is the case with the remaining elements in the same group. Example लिखना. Example, del EGH of oxygen, del EGH of oxygen O is less negative than सल्फर. सल्फर के ब्रैकेट में वैल्यू लिखना -200 किलोजूल पर मोल, और ऑक्सीजन के ब्रैकेट में लिखना -141. ये तो अपन पीछे एग्जांपल में लिखे है ना, याद है क्या वैल्यू? -141 पर था, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन बैठाने के वक्त 748 हो गया था प्लस में. याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो जो हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट लिखा ना जनरल पॉइंट में, उस हिसाब से ऑक्सीजन का मोर नेगेटिव होना चाहिए था, बट सल्फर का मोर नेगेटिव है. उसका कारण है उसका साइज का छोटा होना, जिससे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया. ठीक है, एक और एग्जांपल नीचे लिखना. फ्लोरीन F del EGH ऑफ F ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिखेंगे -328 किलोजूल पर मोल is less negative than क्या आएगा? क्लोरीन. वैल्यू लिख लेना -349 किलोजूल पर मोल. तो अपन कंक्लूजन क्या लिखेंगे लास्ट में? जैसे वहां लिखे थे सीशियम का, यहां क्या लिखेंगे कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी है? क्लोरीन की. बस लास्ट लाइन लिखो,
Chlorine has the, therefore, chlorine has the most negative. Chlorine has the most negative electron gain enthalpy. Chlorine has the most negative electron gain enthalpy. और नोबल गैसेस की क्या होगी? पॉजिटिव, है ना? नोबल गैसेस की क्या होती है? पॉजिटिव. हैलोजेंस की क्या होती है? नेगेटिव. ठीक है, तो ये हमारी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. 2-3 प्रॉपर्टी और है, पर वो सारी छोटी है ना, यही 3 बड़ी थी. ठीक है, अच्छा फिजिक्स क्लास आज नहीं है ना?